हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो अपन वेक्टर्स की जो क्लास ली थी हमने, वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली थी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो कि सर मैं हमारे को ये चीज़ नहीं आ रही। मैं आपको वीडियो बनाकर वो चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद में अपन वेक्टर फॉर्म में आगे चलते हैं। तो अपने पास इसमें एक एग्जाम्पल आपके सामने है। वो अपने को इसमें है 3 वेक्टर। कितने हैं इसमें? 3 वेक्टर हैं और तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करवा रहा है अपने पास। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आपको कहीं भी दिखे तो आप एक ही मेथड का यूज करना। या इसमें ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, बी वेक्टर का 3 है, सी वेक्टर का 10 है। ए और सी वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ए और सी का अपन रिजल्टेंट निकालेंगे। उसके बाद में दोनों का रिजल्टेंट निकालने के बाद में एक वेक्टर आ जाएगा और ये दोनों मिलकर इनके बीच का जो अपने को एंगल है वो अपने को पता है। और इसके बाद में अपन इन तीनों का रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं। तीनों का रिजल्टेंट मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 10 है। सी का तो ज्यादा किसका है? सी का। और कम किसका है? 4। इन दोनों को अपन क्या करेंगे? डिफरेंस कर देंगे, दोनों का माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 6। और 6 किधर आएगा? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? 10 का। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो 6 आ जाएगा और नीचे की साइड में आएगा, क्योंकि 10 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि सी का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 है, वो ज्यादा है, तो उसको नीचे की तरफ डायरेक्शन में लाएगा। अब अपने पास एक तो ये रिजल्टेंट बच गया, एक ये बच गया। इनके बीच का एंगल है 127। तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालने के लिए अपन इसको आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। आर से रिप्रेजेंट करने के बाद में ए स्क्वायर प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, तो इसको आप डी दे दो, तो इसका आ जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2bd cos थीटा। अब आप पूछोगे कि सर थीटा कहाँ है? थीटा अपने पास 127 है, इसके बीच का। इनका हमारे को पता है नहीं। यदि अपन निकालना चाहे इसका भी निकाल लेते हैं, क्योंकि 127 और ये कितना बच जाएगा? इन दोनों कोणों का जो ऐड होगा वो 180 डिग्री होगा। तो b की वैल्यू भी अपने पास पता है। b की वैल्यू है 3 का स्क्वायर 9 प्लस d की वैल्यू अपने पता है 6 है 36 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 3 cos 127। अब 127 डिग्री की अपने वैल्यू पता नहीं है, तो अपन cos 90 प्लस 37 और ये गया सेकंड में गया, तो माइनस cos 37। और अब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक मैथ है वहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो मैंने आपको बता दी थी कि cos 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो माइनस cos 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5, माइनस 4/5। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख के इसका अपन रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आई? यदि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास हो तो आप मेरे को बता देना। ये बहुत ही इस क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही अच्छा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, नीट एग्जाम में, जेईई एग्जाम में, बहुत सारे ऐसे एग्जाम में आते हैं। इसके बाद में अपने पास कुछ टाइप्स हैं, कुछ स्पेशल वेक्टर होते हैं जिनके नाम अपने पास दिए रहे, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के अंदर जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर को क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका वेक्टर जीरो हो, या ना तो जिसका मैग्नीट्यूड होता है और ना जिसकी डायरेक्शन होती है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, वो वेक्टर जिसका ना तो मैग्नीट्यूड होता है और ना ही कोई डायरेक्शन होती है, उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। सेकंड अपने पास है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में अपने पास ये होता है कि इक्वल वेक्टर में अपने पास मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और जो उन दो वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो भी सेम होती है।
तीसरा है पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर के अंदर जरूरी नहीं है कि इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन पैरेलल वेक्टर्स में जो दो वेक्टर हैं उनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता, हो भी सकता है सेम, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है। इसके बाद में एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में होती है कि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। यदि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा। उनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और ना भी हो सकता, वो अपने पास जरूरी नहीं है। फिफ्थ है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर वो होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन जो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। उसको अपन डिनोट कर सकते हैं जैसे माइनस ए वेक्टर। ए माइनस क्या दिखा रहा है यहाँ पे, नेगेटिव वेक्टर क्या दिखा रहा है, उसकी डायरेक्शन जो वेक्टर की है, जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। कोई भी जो वेक्टर है जिसका जैसे ए, इसमें कोई भी वेक्टर है, सी वेक्टर है, वो ए वेक्टर है, तो उसकी जो डायरेक्शन है होगी ए वेक्टर की, वो किस में होगी, माइनस में होगी। माइनस क्या दिखा रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन को शो कर रहा है। 6 है इसमें यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, हम इसको यूनिट वेक्टर को हम एक राइट हैंड थंब के बेस पे भी समझ सकते हैं। जैसे ये मेरा राइट हैंड है, इसमें एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, जो मेरी लाइन, जो मेरी फिंगर्स है उनकी डायरेक्शन को शो कर रहा है वन वेक्टर। सेकंड वेक्टर ये मेरे को, जब मैंने अंगुलियों को घुमाया तो सेकंड वेक्टर ये हो गया। इन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किसको शो करेगी, मेरे थंब को शो करेगी। ये है राइट थंब मेथड है, ये एक किसी का दिया हुआ नियम है। फिंगर्स वेक्टर को शो करती है लेकिन जो थंब होगा वो किसको दिखाएगा, इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। या तक किसी को वेक्टर इसको शो करने का तरीका होता है, जैसे ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये इसको शो करने का अपने पास दिया हुआ है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इससे पहले हमने एडिशन पढ़ा था, अब है सबट्रैक्शन मतलब घटाना। तो यदि टू वेक्टर है और उनका रिजल्टेंट निकालना है और वो कौन सी फॉर्म में निकालना है, सबट्रैक्शन फॉर्म में निकालना है, तो अपने को पता है कि बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग है। तो इसमें अपन ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। ट्राइंगल लॉ लगाने के बाद में ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो इसका जो ये रिजल्टेंट निकलेगा वो ए वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये अपन एडिशन से निकाल रहे हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। एस क्या है यहाँ पे, ये भी रिजल्टेंट वेक्टर है। अपने को सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर माइनस में निकालना था, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यहां माइनस क्या दिखा रहा है, यहां माइनस इन डायरेक्शन दिखा रहा है, यहां माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अनदर वेक्टर। अपने पास हमने ऐड भी पढ़ लिया, सबट्रैक्शन भी पढ़ लिया, अब आता है मल्टीप्लाई, कि दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनमें दो मेथड होते हैं। एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है, उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट तो डॉट प्रोडक्ट को शो करते हैं डॉट से, और जहां पे डॉट प्रोडक्ट दिख जाए आपको वो होता है स्केलर प्रोडक्ट, मतलब वो जो भी क्वांटिटी होगी जो स्केलर फॉर्म में होगी। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ये क्रॉस का साइन दिखेगा। इन साइन की सहायता से हम पता लगा पाते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है।
जैसे अपने पास वृत्त निकालना हो तो वृत्त क्या होता है, एफ वेक्टर, और डीएस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे टॉर्क है, टॉर्क के आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और पी वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, टो इसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क इस सिंबल को बोलते हैं टॉर्क। ये आपको मल्टीप्लेक्शन में देखने को मिलेगा। यहां तक यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हो। इसके बाद में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अपन ए वेक्टर को बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे और बी वेक्टर को ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास उन दोनों की जो वैल्यू आएगी एलएचएस बराबर आरएचएस आएगी या नहीं आएगी। तो हमारे को जो सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि ए वेक्टर को बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जो करने पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू बी वेक्टर को ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करने पे वही वैल्यू आएगी। इसका मतलब है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यदि यही सेम कंडीशन अपन इस वेक्टर फॉर्म में लगाए, क्रॉस प्रोडक्ट में लगाए, तो क्या वो उन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी? नहीं आएगी सर, बिल्कुल कभी नहीं आएगी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल नॉट इक्वल बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब इसके बाद में यदि तीन वेक्टर हो, दो वेक्टर अपने पास ऐड में हो और तीसरा वेक्टर उस दोनों वेक्टर्स के ऐड के अपन डॉट प्रोडक्ट करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसको पहले इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और फिर इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपन देखते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसा ही अपन क्रॉस प्रोडक्ट करने पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये प्लस दोनों में सेम रहेगा। ये इनका आंसर आ चुका है इन फॉर्मूलाओं को सोल्व करने के बाद। राइट हैंडेड रूल जो मैंने अभी आपको कुछ मिनट पहले बताया था कि राइट हैंडेड रूल क्या होता है कि जैसे ये एक वेक्टर को शो कर रहा है, अंगुलियों को बंद करने के बाद में जो वेक्टर बनेगा ये सेकंड वेक्टर हो गया और जो अपने पास जो थंब है वो इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। आगे समझ में? अब आगे देखते हैं अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे पहले अपन देखते हैं जैसे कि अपने पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अपने को मिलेगा ए वेक्टर का मॉडुलस मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मॉडुलस कोस थीटा। यहाँ पे अपन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये अपने पास डॉट प्रोडक्ट से थीटा की वैल्यू फाइंड करने का ये अपने पास फॉर्मूला होता है। ये होता है डॉट प्रोडक्ट में। इसके बाद में हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट। तो टू वेक्टर हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा। ये होता है एन कैप, क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट किस में आता है? वेक्टर क्वांटिटीज में आता है और वेक्टर क्वांटिटीज हमेशा किसके साथ आती है? डायरेक्शन के साथ। तो ये जो एन कैप है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। इससे अपन यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस और बी का मॉडुलस। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे को पता है कि अपने पास तीन डायरेक्शन होती है, एक्स वाई और जेड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से। ये होती है कंपोनेंट निकालने की सबसे आसान विधि होती है ये, कि जो एक्स एक्स डायरेक्शन में जाएगा उसको अपन उसकी डायरेक्शन को अपन रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से। जे वाई एक्स की डायरेक्शन में जाएगा उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे जे कैप में, और जो जेड डायरेक्शन में जाएगा उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे के कैप से। ये आई कैप, जे कैप, के कैप ये क्या है? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर डायरेक्शन को शो कर रहे हैं।
अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके अंदर अपन देखते हैं कि जैसे डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जैसे आई डॉट आई कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 1 होती है, और आई डॉट जे कितना होता है 0 होता है। यह तो होता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर इनकी जो डायरेक्शन होती है वो। अब आप पूछोगे सर ऐसा कैसे हुआ, ऐसा बिल्कुल होता है। अपने को पता है कि आई कैप ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन को शो करते हैं, तो इनकी अपन वैल्यू 1 मान सकते हैं। तो डॉट डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू आई कैप कोस थीटा। तो कोस थीटा इक्वल टू ये होता है 1, ये कितना हो गया 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, तो कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। और कोस थीटा में किसकी वैल्यू आती है 0 डिग्री पे, किसकी कितनी वैल्यू आती है 1 आती है, ठीक है। इसलिए आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है। यदि इन दोनों को निकालेंगे अपन, वो 0 किसके बराबर होगा, क्योंकि आई और जे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी आई डॉट 0, ये तो किस में आ गया डॉट प्रोडक्ट में आ गया। अब अपने को चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट में, तो क्रॉस प्रोडक्ट में अपने को पता है कि आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर में इनके बीच की जो वैल्यू, इनके बीच का जो एंगल आएगा वो क्या है, इतना 0 डिग्री आएगा, और साइन 0 की वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है 0 होती है, इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर कितना होता है, ये अपने पास सबसे बड़ी मुसीबत की बात है कि सर आई वेक्टर आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है। तो सबसे पहले आप एक बात याद रखना हमेशा, ठीक है। मैं आपको इसका एक डायग्राम की सहायता से समझा देता हूं, उसको आप कभी भी लाइफ में कभी भूल नहीं पाओगे। जैसे एक सर्किल बना लो आप, ये तो है आई कैप, ये है जे कैप, ये है के कैप, इसको छोड़ो आप, ये आई कैप, ये है जे कैप, ये है के कैप, ये है ऐसा है, ये ऐसा बन रहा है। ये सिर्फ आपको मेथड यूज, ये बहुत अच्छी चीजें है, ये आने वाले टाइम में या जो इससे आगे अपन जो भी चैप्टर वगैरह करेंगे, कोई भी क्वेश्चन वगैरह करेंगे, इसमें ये मेथड यदि आप कर लोगे, ये ट्रिक ही मान लो आप, यदि ऐसा कर लोगे आप तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, ठीक है। यदि यदि कंटिन्यू जैसे आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर कंटिन्यू आ रहा, आई के बाद में जे आ रहा है, तो इसके आई के बाद में जे आ गया तो उसके बाद में क्या आएगा के कैप, और जे क्रॉस के आ गया तो जे क्रॉस के, और उसके बाद में कितना आ जाएगा आई कैप। कंटिन्यू यदि आ रहा है तो वो प्लस में आएगा, यदि इनके बीच में जैसे ऐसे पूछ लेगी आई वेक्टर क्रॉस के कैप, तो इसमें अपन का जो जो ये सिस्टम है वो क्या हो गया, टूट गया। तो इसका जो वो आ जाएगा वो किसमें आ जाएगा माइनस जे कैप में। आगे समझ में, यदि आप कंटिन्यू चल रहे हो सर्कल के अंदर और आई के बाद में जे, जे के बाद में के आ रहा है, तो उसमें वहां पे प्लस आ जाएगा। यदि वहां पे यदि जो कंटिन्यूटी वहां पे टूट गई कि जैसे आई के बाद में के आ गया, तो जो जे इसके बाद में जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी माइनस की, जो बचा हुआ है माइनस जे के। यहां तक आपका वेक्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि आप वेक्टर के अंदर ऐसी कोई भी चीज हो जो मैंने नहीं बताई हो, और यदि आपको लग रहा हो कि सर हमारे को ये चीज बताओ आप, तो मैं आपको वो चीजें एक अलग से वीडियो बना के वेक्टर के फॉर्म में डाल दूंगा आपको मैं। यदि आप मेरी पढ़ाई हुई चीजों से यदि आप सेटिस्फाई होते हो, और यदि आपको मेरे पढ़ाए हुए अनुसार यदि आपको समझ में आ रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर सकते हो। धन्यवाद। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद हितेश सर पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो अपनी कल वाली क्लास में हमने वेक्टर्स को कंप्लीट कर दिया था,
यदि वेक्टर्स में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो या ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को उसके बारे में कमेंट करके बता सकते हो और मैं आपको उसका एक वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा। तो जो हमने कल वेक्टर्स पढ़े उन वेक्टर्स में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उनके जो वेक्टर होता है वो कंप्लीट करा दिया था मैंने कल वाली क्लास में। तो आज एक टॉपिक रह गया था कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन, मतलब वेक्टर्स का कंपोनेंट निकालना। वेक्टर फॉर्म में जो वेक्टर होते हैं उनका कंपोनेंट भी होते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, दो एक्स और वाई जेड, 3 कंपोनेंट होते हैं। तो उनको कैसे निकालते हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमारे को जो गिवन है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन ए गिवन डायग्राम, जो अपने को ये जो डायग्राम दे रखी है उसमें जो वेक्टर ए है इसका अपने को कंपोनेंट निकालना है। ये इसके जो कंपोनेंट आएंगे वो आएंगे एक्स और वाई। वो कौन कौन से आएंगे? तो आपको सीधा और सिंपल तरीका यही है, आप इसमें ज्यादा दिमाग लगाने से बेटर है कि जिस एंगल के साथ, जिस एक्स के साथ एंगल बन रहा है, जिस एक्स के साथ वेक्टर एंगल बना रहा है उसके साथ अपन वेक्टर क्या है यहाँ पे ए, और वहां पे निकल देंगे कोस थीटा। ठीक है, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वाई में वो क्या हो जाएगा ए कोस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो आप तो एक ही बात याद रख लीजिए, ज्यादा दिमाग लगाओगे बोलने की कोशिश करोगे आप कि जिस एक्स के साथ वेक्टर एंगल बना रहा है वो तो आएगा कोस में और जो बच गया वो आएगा साइन में। तो इसमें जो एक्स का कंपोनेंट होगा वो होगा ए कोस थीटा और वाई है वो ए साइन थीटा। अपने पास थीटा की वैल्यू गिवन है, वेक्टर देगा तो अपने पास कंपोनेंट आ जाएंगे। ठीक है, इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता दीजिए। कल मैंने आपको एक्स एक्स में जो डायरेक्शन है, जो अपने जो यूनिट वेक्टर होते हैं, इसका जो यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्स में वो तो होता है आई कैप। कौन सी में? एक्स एक्स में। एक होता है वाई एक्स में यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप। इसको डिनोट करते हैं, होता नहीं है ये, डिनोट करते हैं, इसको निर्देशांकित करते हैं, इनको ऐसे लिखते हैं जेड एक्स यूनिट वेक्टर। जेड एक्स में जो यूनिट वेक्टर होगा इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? के कैप से। इन यूनिट वेक्टर्स के बारे में मैंने कल आपकी जो वीडियो बनाई थी, कल की जो क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने आपको उसमें डॉट प्रोडक्ट भी बता दिया था और क्रॉस प्रोडक्ट भी बता दिया था। यदि आप उस चीज को भूल गए हो तो मैं आपके सामने रिपोर्ट कर दूं कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू ये होते हैं 1। ठीक है, आई कैप डॉट जे 0। क्यों होते हैं सर? इनमें जो एंगल बनेगा वो होगा 0 डिग्री, इनमें जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री। तो कोस 0 की डिग्री, कोस 0 1, कोस 90 0, पूरा टर्म 0। इसी प्रकार क्रॉस प्रोडक्ट में जाते हैं अपन, तो ये तो होता है 0, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें क्या आता है? साइन आता है, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि अपने को जो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर यूनिट वेक्टर्स को अपन जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो आने वाली जो नई यूनिट वेक्टर आएगी, जो यूनिट वेक्टर आएगी वो कौन सी आएगी? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सभी की यही रहती है कि तो आप सिर्फ एक ट्रिक याद कर लीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनको एक सर्कल में लिख लिए आई जे की, इनको आप एक सर्कल में लिख लो। ये मैं सिर्फ आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं।
वैसे एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, सिर्फ इसको आप देख के ही बता सकते हो, देख के ही बता पाओगे। ऐसी ट्रिक्स है मेरे पास जिससे आप इसको देख के बता पाओगे। यदि क्रॉस प्रोडक्ट में आई कैप क्रॉस जे आ जाए, कि आई के बाद में जस्ट जे आ रहा है, तो जे के बाद में क्या आएगा, इससे आ जाएगा यूनिट वेक्टर के कैप। यदि जे क्रॉस के कैप आ रहा है, जे क्रॉस के, तो इन दोनों का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, आई कैप, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है। इसी प्रकार के कैप क्रॉस आई कैप, इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, जे कैप। अब यदि इनमें यूनिट कंटिन्यूटी ना हो, आई कैप क्रॉस के कैप, आई के बाद में क्या आ गया, जे, जे जे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, के, मतलब इसकी कंटिन्यूटी टूट गई। या आप इसको इनवर्सली ले लो, इसका जो मेजरमेंट करेंगे क्लॉकवाइज करेंगे, तो आपको क्लॉकवाइज मेजरमेंट जो एंगल्स का बताया था मैंने आपको, वो माइनस में हो जाता है। तो आई क्रॉस के, तो इसका हो जाएगा माइनस जे, क्योंकि अपने पास जे ही बच रहा है। यदि मैं आपसे पूछूं कि जे क्रॉस आई, ये क्या होगा, जे, नहीं 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 नहीं, इसमें होगा जे क्रॉस आई, हाँ ये होगा। इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, आप मेरे को कमेंट करके बता देना। इसका जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, इसका आप मेरे को कमेंट करके बता देना। ये चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके बाद में अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन है अपने पास, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो और करने की कोशिश करो। आप इसको कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, आप इसको आराम से देख लो एक बार। यदि आप इसको कर पाते हो तो करके बता देना, मेरे को कमेंट करके बता देना। वैसे तो कैसे बताओगे आप मेरे को, अभी तो क्या आप ऑनलाइन देख रहे हो। यदि आपको आता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको करके आपको कमेंट में मेरे को आंसर बताना है। नहीं आता है तो आप इसको देखो, एक मिनट इसको देखो, मैं जब पानी पी लेता हूँ। देख लिया। तो अब इसको क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, कि जो अपने पास टोटल जो ये ब्लॉक दे रखा है इसका पूरे का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अपने पास F1 है, उसकी डायरेक्शन है वेस्ट में, इसकी डायरेक्शन है ईस्ट में, इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ में, इसकी डायरेक्शन साउथ में, ठीक है। अब चार का तो इनका सबका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपने पास चार वेक्टर हैं, ये तो देखा जाए तो, लेकिन इनकी सबकी जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट भी है। तो मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसमें कम मैग्नीट्यूड वाले को डाल दो, इसकी डायरेक्शन चेंज, इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो जिसका जो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस साइड में इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो 60 में से 40 गए तो कितने बचेंगे, 20 न्यूटन। वो किस डायरेक्शन में आएंगे, नीचे की तरफ, साउथ में इसकी जो डायरेक्शन आएगी। आप इसको खुद ही मान लो, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ। अब इन दोनों को देख लो, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो अपोजिट डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था केस सेकंड, मैंने आपको केस समझाया था कल। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो जो वेक्टर होते हैं, जिन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो में से क्या होता है, माइनस होता है। तो यही यहाँ पे जो इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलग अलग है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और जिसका कम है, इन दोनों को घटाओगे आप, इनका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। और किसकी तरफ ज्यादा आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इनका जो रिजल्टेंट है, जो डायरेक्शन है वो किस साइड में आएगी, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ये मैंने आपको ट्रिक में बताया था कल। अब इसके बाद में इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया, इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब इनका अपन रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, इसका एंगल तो है ही नहीं अपने पास, क्यों नहीं है एंगल इनका, ये रहा, ये एंगल है ना 90। अपने पास जब तीन चीजें हो
तो रिजल्टेंट निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बता दिया हूं कि R इक्वल टू ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अपने पास ए वेक्टर भी है, बी वेक्टर भी है, थीटा भी है, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा R इक्वल टू ए की वैल्यू है 20, तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू 20 इंटू 20 इंटू कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 0। अब ये है कि R इक्वल टू 2 इंटू 400 लिख लूँ इनको मैं, ये भी 800 ही होते हैं वैसे, तो इनको 2 इंटू 400 लिख लूँ आप, और 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो 20 √2 का √2 न्यूटन, कि अपने का जो फोर्स दे रखा है वो उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है न्यूटन। इसमें आपको कोई ऐसी चीज हो जो समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा आपको। वैसे इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, नॉर्मल सा क्वेश्चन। यदि आपको मेरी पढ़ाई गई क्लास से यदि आपने पढ़ी हो ध्यान से तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। इसके बाद में अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। अब अपने पास क्वेश्चन है, इफ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है 1। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर कितना है ये, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे अपन। तो आपको मैग्नीट्यूड निकालने का बताया था मैंने कि √a² प्लस b² प्लस c², 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c² इक्वल टू 1। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 0.25 प्लस 0.64 प्लस c² इक्वल टू 1, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। दोनों का स्क्वायर कर देंगे अपन और इनको अंदर से ओपन कर दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 0.79 इतने होते हैं ना, प्लस c² का अंडर रूट थोड़ी है, अंडर रूट नहीं है, सॉरी इसमें अंडर रूट नहीं है, बराबर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अपने को c² की वैल्यू निकालिए, c² इक्वल टू 1 माइनस 0.79, c² इक्वल टू 0.21, तो c की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 0.21, ये आ जाएगा यूनिट। कुछ भी हो हमारे क्या मतलब, अपने पास c की वैल्यू आ चुकी है। ये आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, और जैसा बोलते जा रहा है वैसे उसको करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगले वाले स्लाइड पे चलते हैं अपन। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ए डायरेक्शन, कि यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो वो यदि डायरेक्शन रखती हो तो वो क्या जरूरी है कि वो जो डायरेक्शन रखती हो तो उनको क्या बोल सकते हैं, मस्ट बी ए वेक्टर। क्या वो मस्ट कि हाँ वो वेक्टर ही होगी, ऐसा नहीं है कभी भी। जो डायरेक्शन रखी है वो जरूरी नहीं है, कुछ ऐसी क्वांटिटी जो होती है वो वेक्टर फॉर्म में होते हुए भी डायरेक्शन नहीं रखती। तो इसका जो मस्ट बी ए वेक्टर ये पॉसिबल नहीं है। मे बी ए वेक्टर, हाँ अपन मान सकते हैं कि वो होगी, और वो 90% तक होती ही है। जो क्वांटिटी डायरेक्शन रखती है और जिनमें मैग्नीट्यूड होता है वो वेक्टर फॉर्म में ही होती है। तो ये अपन ऐसा नहीं है कि अपन बोल ही दे, कि हम ऐसा बोल ही दे कि हाँ ये क्वांटिटी होती ही है, जो डायरेक्शन रखे वो वेक्टर फॉर्म में ही होती है, तो ऐसा कभी कभी नहीं होता।
मस्ट बी ए स्केलर, ये पॉसिबल नहीं है, नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा मे बी ए वेक्टर। इन वेक्टर डायग्राम shows in figure where r vector is a resultant of a vector b vector is, इसका जो डायग्राम था ये था, ये था इसका डायग्राम। इसका डायग्राम था, ये एंगल थीटा था, इसका ये आर वेक्टर था, ये इसका ए बी था। ये अपने पास इसका एक डायग्राम था जो मैंने बनाना भूल गया था। तो ये क्या बोल रहा है कि जो नीचे डायग्राम दे रखा है आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए, आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या है, रिजल्टेंट है। वो मैंने बताया था आपको कि जो इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में जो कटेगी वो होता है इसका रिजल्टेंट। ये है ट्राइंगल फॉर्म में। अपने को गिवन है आर वेक्टर इज इक्वल टू बी अपॉन रूट टू, तो आर अपॉन, अब इसके बाद में आपके दिमाग में इस चीज से आ जानी चाहिए कि सर इसके बाद में क्या करें अपन कि इसका आंसर निकाल सके। तो यहाँ पे आर और बी में कुछ ना कुछ तो रेशियो है। ये अपने पास समकोण त्रिभुज है, ये अपना एंगल है, एंगल के जस्ट सामने होती है ये होता है लंब, ये इसका बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, इसका कर्ण हो गया। तो इन दोनों में कोई ना कुछ ऐसा संबंध बन रहा है जो अपन एंगल निकाल सकते हैं। आर और बी में जो बन रहा है वो होता है, वो बन रहा है साइन थीटा से। साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन बी, ये अपने पास रेशियो बन गया। अब ये इसके बराबर क्या है, ये जो अपने को गिवन है आर अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू, ये इसके इक्वल क्या दे रखा है अपने को, ये दे रखा है, और ये किसके इक्वल है, साइन थीटा के। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू। तो साइन थीटा में थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू पे, कौन से एंगल पे कि उसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट टू आती है, तो अपने को पता है कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे जो साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन रूट टू होती है। तो ये जो क्वेश्चन का लेवल है अपने पास, जो मैंने करवाया आपको नीट लेवल के जो क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो इन्हीं से रिलेटेड हैं, ज़्यादा जो मेरे को जो बेस्ट क्वेश्चंस लगे वो मैंने करवा दिया आपको। यदि आपको इनमें यदि कोई प्रॉब्लम हो, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को उस चीज़ के बारे में बता सकते हो। यदि आप मेरे चैनल को मेरे द्वारा पढ़ाए हुए चीज़ों से यदि आप सेटिस्फाई होते हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।